वेलकम फ्रेंड्स। हम लोगों ने कोरल पार्ट 1 वीडियो में जाना कोरल के बारे में। कोरल क्या होता है, किस तरह से वो ज़ूगजेंथली के साथ जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। आज हम लोग जानेंगे कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ के कितने प्रकार होते हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कोरल्स के बारे में। पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये वीडियो, ये सब कोरल्स हैं, है ना। किस तरह से इनका संरचना होता है। देखिए इसमें इनका ये जो बॉडी है सेकाइल बॉडी, और ये उसका माउथ है, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट है इसमें। और ये जो नीचे है कैलकेरियस है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना लाइमस्टोन से नीचे का जो परत होता है। कोरल आर मूंगा बिल्डर्स, मेगा बिल्डर्स, मतलब समुद्र का जो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, इनको जान रहे हो, ये कॉलोनी में पाए जाते हैं इस तरह से। ये एक ब्रेन कोरल का चित्र देखे अभी। और कोरल जो है, जो शैवाल हैं एल्गी, दोनों साथ साथ मिलकर ही रहते हैं। और इनके जो सबसे जो ग्रेट बैरियर रीफ होता है ऑस्ट्रेलिया का, ये एक कोरल रीफ का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। और इनमें बहुत ही प्रकार डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलता है। देखिए इसमें एनिमल्स जो है, जो समुद्री मछलियां हैं वो निवास करते हैं। ये पीला पार्ट जो दिखाया गया है जिस एरिया में कोरल्स पाए जाते हैं, देखिए किस तरह से इसके सभी एनिमल जो है इसके चारों तरफ निवास करते हैं। ये उनको जगह देता है। इस तरह से डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलता है। और इनमें जो कलरफुल संरचनाएं हैं, इन ये जो कलरफुल संरचनाएं हैं उसमें जो पाया जाता है शैवाल, उसी के कारण होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के शैवाल होते हैं जिसके आधार पर उनको नाम दिया गया है ब्लू कोरल, रेड कोरल, है ना। ये देखिए उसके अंदर जो ज़ूगजेंथली होते हैं, शैवाल होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कोरल जो है अपने जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं उसे कैप्चर करते हैं अपने फूड को। इस तरह से वो कैप्चर भी करने की रहती है। देखिए जब कोरल ब्लीचिंग होता है तो इसके जो शैवाल है उसको पहले ख़त्म कर दिया जाता है। शैवाल ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद ये कोरल भी धीरे धीरे सुस्त पड़ जाते हैं। और इनका जो ये आकृति है सफ़ेद स्केलेटन संरचना बन गया, देखो पूरे हड्डी के रूप में बस रह गया। इनका कलरफुल जो है समाप्त हो गया, ये कलर जो इनमें दिखाई दे रहा था। इस तरह से ये कोरल जो है धीरे धीरे डेथ की ओर बढ़ते हैं आगे, और इनमें डेथ हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग कोरल रीफ के बारे में। तो कोरल हम लोगों ने जाना जो कि एक सुपर ऑर्गेनिजम्स है। और ये कोरल क्या होते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं। इस तरह से कॉलोनी में पाए जाएंगे। तो ये कोरल जो है कैल्शियम कार्बोनेट से इनका बॉडी बना होता है। तो जब ये डेथ हो जाता है इनका, तो डेथ होने से क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है जमा हो जाता है। ठीक है, मान लो ये कोई ओशियन है, इस तरह से कोई ओशियन है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब ये कोरल क्या होते हैं, ये चिपके होते हैं किसी आधार संरचना से, इस तरह से पाइप के जैसे संरचना होता है इनका, है ना, पॉलिप। अब ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जमा हो जाता है, और इसी के ऊपर फिर से नए कोरल्स इसको आधार बना के चिपक जाते हैं। और बहुत लंबे समय बाद ये क्या होते हैं, धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट जो है जमा होता जाएगा, और इस तरह से एक जो है रीफ तैयार हो जाता है, वाल तैयार हो जाता है। और इसी को बोलते हैं कोरल रीफ। रीफ यानी होता है दीवाल, जिसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं हम लोग हिंदी में। भित्ति यानी दीवाल या बैरियर। तो इस तरह से एक बैरियर निर्माण हो जाता है, एक दीवाल खड़ा हो जाता है, जिसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। तो ये था एक हिंदी में थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। अब देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। एक कोरल रीफ इज अ रिंज आर माउंड इन सेलो ट्रॉपिकल सी। तो जो छिछला वाटर होता है सेलो, है ना, जो फ्रेश वाटर है ट्रॉपिकल रीजन में, जो समुद्र में ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाए जाते हैं। हेस इट्स अपर सरफेस नियर द सरफेस ऑफ वाटर सपोर्ट्स अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो है डाइवर्सिटी हम लोग बहुत सारा देखने को मिलता है इस एनिमल्स में। और ये सरफेस के पास पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे सनलाइट आसानी से घुस जाए। तो ये एनिमल और प्लांट हैं, हम जानते हैं।
और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेंगे उसी के द्वारा एक क्या तैयार हो जाता है, रीफ बन जाता है, बैरियर बन जाता है, जिसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। कोरल रीफ्स फॉर्म स्टेबल मराइन इकोसिस्टम, और ये स्टेबल मराइन इकोसिस्टम तैयार करते हैं। द कोरल रीफ्स आर द 3 काइंड्स, और इसके 3 प्रकार है। पहला होता है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है? फ्रिंजिंग रीफ जैसे ये कोई समुद्र है, अभी हम लोग डायग्राम भी देखेंगे, मैं बना के बता रहा हूँ आपको। समुद्र में पानी भरा हुआ है और ये मान लो कोई द्वीप है ना, टापू है, द्वीप है, इसको आइसलैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो समुद्र का पानी भरा हुआ है, इस किनारे में, द्वीप के किनारे में जब कोई क्या बनेगा, कोरल रीफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, मतलब तटीय प्रवाल भित्ति बोलते हैं हिंदी में, जो तट में पाया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में। फ्रिंजिंग रीफ आर फाउंड along the continental margin of volcanic आइसलैंड। तो वोल्केनिक आइसलैंड के जो मार्जिन में पाए जाते हैं ऐसे कोरल को क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग, ऐसे कोरल रीफ को बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ। देयर लैंडवार्ड स्लोप इज जेंटली वेयर ए सीवार्ड स्लोप इज स्टीप एंड वर्टिकल कॉल्ड द एज। भूमि की ओर जो ढलान है वो कम होता है और जो समुद्री ढलान है वो वर्टिकल होता है और खड़ी होता है, जिसको हम एज या फ्रंट के नाम से जानते हैं। इट इज़ ड्यू टू नीड ऑफ सनलाइट बाई एल्गी, और ये किसके अनुसार होता है, जो एल्गी है उसको सनलाइट की ज़रूरत के हिसाब से इस तरह से इनका संरचना होता है। फ्रिंजिंग रीफ आर मोस्ट कॉमन एमंग ऑल कोरल्स। जो फ्रिंजिंग रीफ है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बाकी जो और कोरल्स पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में अंडमान निकोबार है, गल्फ़ ऑफ मन्नार है, गल्फ़ ऑफ कच्छ, पाक बे, इसके एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है। यहाँ देखिए ये होते हैं फ्रिंजिंग रीफ, है ना। ये एक टापू है, द्वीप है, आइसलैंड है, और इधर समुद्र है। अब इस द्वीप के दोनों किनारे में पाया जाता है ऐसे कोरल को बोलते हैं हम लोग फ्रिंजिंग रीफ। इसको हम ऊपर से यदि देखें तो इस तरह से हमको संरचना दिखाई देगा फ्रिंजिंग रीफ का, उसके चारों तरफ ये घिरे होते हैं। तो ऐसे कोरल को हम लोग बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ। अब देखिए आगे हम लोग और देखेंगे बैरियर रीफ क्या होता है। तो बैरियर रीफ के बारे में देखिए, बैरियर रीफ क्या होता है। ये देखिए आइसलैंड है और इसके दोनों ओर समुद्र है, मतलब बीच में एक आइसलैंड है समुद्र के बीच में। अब वहाँ पे ये कोरल रीफ पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर रीफ। और ये जो पानी है यहाँ पे देखिए छिछला पानी हिस्सा है जिसको लगून बोलते हैं। एक लगून बन जाता है ना, और उसके इधर भी पानी है और इधर भी, और ये क्या होता है बीच में बैरियर हो जाता है। तो ऐसे बैरियर को बोलते हैं बैरियर रीफ। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अगर इसको ऊपर से देखें हम लोग तो इस तरह से संरचना दिखेगा, इधर पानी और इधर पानी, और बीच में ये आइसलैंड, और इसके चारों ओर से घेरा हुआ ये रीफ, बैरियर रीफ। थर्ड जो टाइप है एटॉल, है ना। एटॉल में क्या होता है देखिए, इसके चारों तरफ जो ये आइसलैंड है इसके चारों तरफ इस तरह से क्या हो जाएगा, रीफ बन जाएगा, जिससे पानी ये बीच में हो गया लगून, और इधर पानी, और पूरी तरह से इस आइसलैंड को ढक दिया, है ना, जिसको हम लोग एटॉल बोलते हैं। जिससे इसमें देखिए जो आइसलैंड है, टापू है, नहीं दिखाई दे रहा है, केवल हमको क्या दिखाई दे रहा है, रीफ, बैरियर रीफ। बैरियर रीफ नहीं बोलेंगे, कोरल रीफ, जिसको हम लोग एटॉल बोलते हैं। तो इस तरह से हमको चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा, इसके इधर भी, इसके इधर भी, क्योंकि इसके बीच में आइसलैंड जो है दब गया। तो और यहाँ पे एक लगून निर्माण हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसके तीनों टाइप देखे। इसका हम लोग कलरफुल डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये है फ्रिंजिंग रीफ।
फ्रिंजिंग रीफ ये जो रेड कलर में हल्का दिखाई दे रहा है इस तरह से होता है। ये जो समुद्र है इसके किनारे वाले हिस्से में पाया जाएगा फ्रिंजिंग रीफ, है ना। और जो बैरियर रीफ होता है, ये देखिए एटॉल के बारे में बताया गया है, कलरफुल। ये जो रीफ तैयार हुआ है ये है एटॉल। और इस तरह से एक यहाँ पे संरचना बन जाता है ना, घोड़े की नाल की तरह या फिर एक अंगूठी की तरह संरचना दिखता है जब हम ऊपर से देखते हैं। इसको पैच रीफ कहते हैं। यहाँ पे जो रीफ तैयार होता है उसको पैच रीफ बोलते हैं। और ये पूरा जो है एटॉल रीफ कहलाता है। इधर पानी बीच में हल्का सा, जो अंगूठी पहनते हैं, है ना, कलरफुल जो आता है लाल कलर का, और उसके चारों तरफ जो छल्ले की तरह निर्माण रहता है, उसी तरह से ऊपर से देखने से दिखाई देता है। या घोड़े की नाल भी आप लोग देखे होंगे। और इधर पानी और बीच में एक लगून बन जाता है, तो ये होता है एटॉल। और यहाँ पे जो रीफ बनेगा उसको पैच रीफ कहते हैं। ये देखिए बैरियर रीफ, अभी मैं बताया, इसमें पूरी तरह से बैरियर निर्माण हो गया है ना। और इसी रीफ को बोलते हैं बैरियर रीफ। और इधर लगून बन जाएगा और इधर सी वाटर। तो यहाँ पे भी मछलियाँ निवास करती हैं इस लगून में। और ये है लैंड, तो ये होता है बैरियर रीफ। तो हम लोगों ने पहला देख चुका। उसके बाद दूसरा है पैच रीफ, जिसको हम एटॉल भी बोलते हैं। व्हेन फ्रिंजिंग आर डिटेच्ड फ्रॉम, ये मतलब एटॉल के अंतर्गत ही आता है ये पैच रीफ। व्हेन फ्रिंजिंग आर डिटेच्ड फ्रॉम कॉन्टिनेंटल मार्जिन दे आर सेपरेटेड बाई बोट चैनल विच इज सेलो लगून that is navigable. Patch reef are isolated and discontinuous lying shoreward of offshore reef structure। तो अभी हम लोगों ने देखा पैच रीफ क्या होता है, जो बीच में जो घोड़े की नाल की तरह तैयार होता है, इस तरह से संरचना जो बनता है। तो यहाँ पे जो रीफ तैयार होता है ये पैच रीफ होता है ना। और ये जो होता है एटॉल होता है, जिसके इधर लगून रहेगा और इधर चारों तरफ समुद्री पानी रहेगा। इसका एग्जाम्पल है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाल्क पे, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। अगला है बैरियर रीफ। इट इज़ मोस्ट वाइड एक्सटेंसिव लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एमंग ऑल रीफ। जितने भी रीफ्स हैं उसमें सबसे बड़ा यही होता है ना, हाईएस्ट और लार्जेस्ट, और बहुत ही चौड़ा होता है ये। बैरियर रीफ आर लीनियर ऑफशोर रीफ स्ट्रक्चर रनिंग पैरेलल टू continental margin and are separated by wide and deep नॉन नेविगेबल बैरियर। तो इसको हम लोगों ने देखा कि ये जो है वो सबसे बड़ा होता है। ये किसी टापू या जो आइसलैंड है उसके थोड़ा सा नीचे साइड तैयार होगा और ये पूरी तरह से बड़ा बैरियर तैयार करेगा। इधर भी पानी होगा जो लगून कहलाता है और इधर सी वाटर होगा। इस तरह से एक बड़ा बैरियर तैयार करता है। द वाटर बॉडी बिटवीन द रीफ एंड द शोर इज टर्म्ड एज लगून। तो जो हम लोग आइसलैंड देखे और ये जो बैरियर देखे, रीफ देखे, इसके बीच जो वाटर बॉडी होता है इसको हम लोग लगून के नाम से जानते हैं। लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ वर्ल्ड इज ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? सबसे लार्जेस्ट बैरियर रीफ है ये, जो कि प्रेजेंट है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये। बैरियर रीफ आर आल्सो सीन इन निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप में भी ये पाया जाता है बैरियर रीफ। लेकिन जो संसार का सबसे बड़ा बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में प्रेजेंट है। आगे देखते हैं एटॉल के बारे में और जानकारी यहाँ दिया गया है। एटॉल, इसको कोरल आइसलैंड, लगून आइसलैंड, हॉर्स शू शेप कोरल भी बहुत कहते हैं। एटॉल इज रिंग ऑफ नैरो ग्रोइंग कोरल जनरली इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स शू पैटर्न एंड एलिप्टिकल मैनर। मतलब ये हॉर्स शू शेप में होता है ना, घोड़े की नाल की तरह, और ये एक अंगूठी की तरह निर्माण होता है। मतलब ये जो
आइसलैंड है इसके चारों तरफ ये इस तरह से निर्माण करेगा, ऊपर से देखने से इस तरह से दिखाई देता है और एक अंगूठी की तरह हमको दिखाई देता है। कोरल आर फाउंड ऑन सबमराइन बेंच आर प्लेटफॉर्म इन मिडिल ऑफ कोरल लगून इज फूड। हम लोगों ने देखा कोरल के जो बीच में क्या होता है, उसका शैवाल होता है जो फूड तैयार करता है। और ये सब मराइन बेंच या प्लेटफॉर्म इनको चाहिए, मतलब इनको जो है समुद्री वाटर, फ्रेश वाटर चाहिए। नो लैंड इन फाउंड विद इन एटॉल। हम लोगों ने देखा एटॉल जो है पूरी तरह से आइसलैंड को ढक लेता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लैंड नहीं पाया जाता। ए चैन ऑफ वेरियस एटॉल आर कलेक्टिवली कॉल्ड फेरस। जब बहुत सारा एटॉल निर्माण हो जाता है तो उनके कलेक्टिवली एक साथ समूहों को क्या बोल देंगे, फेरस के नाम से जानते हैं। ये टर्म ही आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, फेरस क्या होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है लक्षद्वीप। अब देखते हैं इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसके। एस कोरल रीफ आर फाउंड इन सेलो वाटर ऑफ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाई हाई बायोमास प्रोडक्शन एंड रिच फ्लोरल एंड फाउनल एक्टिविटी। तो जहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे जो वाटर हैं फ्रेश होते हैं और ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। और यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही हाई होता है ना। बायोमास प्रोडक्शन देखेंगे तो हाई होगा और इसमें बहुत सारे जीव जंतुओं को हम लोग देखेंगे, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। कोरल आर नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट इरोजन। जो इरोजन है उसके अगेंस्ट ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। सम कोरल्स आर सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। आप लोग स्पाइरुलिना के नाम सुने होंगे, तो कुछ कोरल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही प्रोटीन के हाई क्वालिटी सोर्स से प्रदान करते हैं। कोरल्स आर लार्ज हॉट स्पॉट ऑफ मराइन बायोडाइवर्सिटी एंड फिशरी रिसोर्सेस। ये फिशरी रिसोर्स और बायोडाइवर्सिटी का जो है हॉट स्पॉट होता है बहुत बड़ा। लार्जेस्ट बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस, दे प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर मैंग्रोव्स। जो मैंग्रोव्स होते हैं वो समुद्र के किनारे में अक्सर होते हैं, तो उनको ये बहुत ही मात्रा में, अधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट प्रदान करते हैं। कोरल रीफ्स प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इंक्लूडिंग एवी फाउना। तो जो समुद्री जीव जंतु हैं, चाहे पौधे हो चाहे एनिमल्स हो, उनकी वैरायटी जो है अधिकतर इस कोरल्स में निवास करते हैं, उनको ये जगह देता है। कोरल्स प्ले रिमार्केबल रोल इन सीटू और कंजर्वेशन ऑफ मराइन बायोडाइवर्सिटी। तो ये इन सीटू एक जो संरक्षण होता है ना, उसको ये रोल प्ले करता है। कंजर्वेशन ऑफ मराइन बायोसिटी, और मराइन बायोसिटी डाइवर्सिटी का ये कंजर्वेशन करते हैं। इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में आप लोग जानते होंगे। इन सीटू जहाँ पे इनको जो है वहीं पे संरक्षित किया जाता है, और एक्स सीटू में क्या होता है, जो जीव जंतु हैं उनको उनके जगह से लेकर किसी दूसरे जगह पे संरक्षित करते हैं। कोरल आर लार्जेस्ट बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर। ये बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं, अभी हम लोगों ने देख चुका। सम कोरल्स आर यूज्ड एज बोन सब्सटीट्यूट इन रिकॉन्स्ट्रक्टिव बोन सर्जरी एज पोर एंड चैनल्स इन सम कोरल्स रिसेंबल टू द दैट ऑफ ह्यूमन बोन। तो इनका उपयोग जो है बोन सब्सटीट्यूट के रूप में भी करते हैं, है ना, बोन की सर्जरी में। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कोरल ब्लीचिंग यानी कोरल्स का डेथ होना, है ना, धीरे धीरे समाप्त होना। किस तरह से समाप्त होते हैं? ब्लीचिंग आर अ पेलिंग ऑफ कोरल कलर अकरेंस व्हेन। इस कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, इनका कलरेशन जो होता है, कलरफुल जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। क्यों होता है देखते हैं। द डेंसिटीज ऑफ ज़िगजेंथली डेक्लाइन। इसका मुख्य दो कारण होता है। जो इनमें ज़िगजेंथली होता है, जो शैवाल होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं।
जिसके कारण ये कलर अपना खो देते हैं। जैसे आपको बहुत दिन से भोजन न दिया जाए तो आपका चेहरा क्या होगा, गुस्सा से धीरे धीरे लाल पीले पड़ेंगे, धीरे धीरे आपका जो है कलरेशन पीला पड़ जाएगा। उसी तरह से जब शैवाल धीरे धीरे ख़त्म होते हैं तो ये कोरल्स को भोजन नहीं मिलता है और ये भी धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विद इन द ज़ूगजेंथली फॉल। जब शैवाल के जो पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, वो धीरे धीरे जब ख़त्म होंगे तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण भी कोरल ब्लीचिंग होता है। ये देखिए कोरल ब्लीचिंग, ये है हेल्दी कोरल्स आपको दिखाया गया है ना, जिसमें जो इसमें एल्गी जो है क्या करते हैं, आसानी से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और ये अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा है स्ट्रेस्ड कोरल, जिसमें एल्गियों की संख्या देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है और इनमें कलरेशन पीला पड़ गए हैं और ये कोरल्स का स्थिति देखिए किस तरह से दिख रहा है। और धीरे धीरे ब्लीच्ड कोरल, जो ब्लीच्ड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वो इस तरह से हड्डियों के जैसे संरचनाएं सफ़ेद कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है यहाँ पे बताया गया है। देखिए हाई टेम्परेचर, इनको टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 to 22 डिग्री है ना। इस तरह से इसके अलावा जो गंदगियाँ हैं जो समुद्र में जाती हैं, इसके अलावा अधिकतर जो है सनलाइट नहीं पहुंच पाना, उसको प्रॉपर मात्रा में सनलाइट पहुंचना चाहिए वहां तक, तो ये उनके कारण है ब्लीचिंग के। आगे इसमें और स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं, व्हेन कोरल्स ब्लीच दे कॉमनली लॉस 60 to 90% देयर रीफ ज़ूगजेंथली। तो जो ज़ूगजेंथली होती हैं, शैवाल होते हैं, वो 60 से 90% लॉस हो जाते हैं कोरल जब ब्लीच होता है। इस ज़ूगजेंथली में लॉस 50 to 80% ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो शैवाल हैं वो अपने 50 से 80% फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को खो देते हैं। इट स्टेट causing bleaching is not to serve and it decrease in time. The affected corals usually regain their symbiotic algae within several weeks or a few months. तो धीरे धीरे जब इनमें स्ट्रेस कंडीशन आता है तो उस स्थिति में क्या होते हैं, एल्गी जो है 1 सप्ताह से लेकर लगभग 1 महीने तक क्या होते हैं, धीरे धीरे अपना पिगमेंट खो देते हैं और इनमें सिम्बायोटिक रिलेशन जो हो रहा है वो नहीं हो पाता, फूड नहीं मिल पाता कोरल्स को और धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगते हैं। ज़ूगजेंथली लॉस इट्स प्रोलॉन्ग्ड इफ द स्ट्रेस कंटिन्यूस एंड डिप्लीटेड ज़ूगजेंथली पॉपुलेशन डू नॉट रिकवर द कोरल होस्ट इवेंचुअली डाइज। अब इसको फिर से ये क्या रिकवर नहीं कर सकते हैं, जब ये धीरे धीरे शैवाल ख़त्म होते हैं और इनका पॉपुलेशन ख़त्म होता है तो कोरल भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। हाई टेम्परेचर एंड इरिडियंस स्ट्रेसोर हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ एंजाइम सिस्टम इन ज़ूगजेंथली। जब इनमें हाई टेम्परेचर होगा है ना, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इनके अंदर जो एंजाइम्स होता है, ज़ूगजेंथली जो शैवाल हैं उनके अंदर जो एंजाइम होता है ये डिस्टर्ब होते हैं और धीरे धीरे उनको ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी हो जाता है और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के कारण ये लड़ नहीं पाते हैं, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे इनको डेथ होना पड़ता है, जिसके कारण से कोरल भी डेथ हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस पाथवे इन ज़ूगजेंथली आर इम्पेयर्ड एट द टेम्परेचर एबव 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्री से जब टेम्परेचर अधिक होता है तो ये फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं कर पाते हैं। दिस अफेक्ट कुड एक्टिव द डिसोसिएशन ऑफ कोरल एल्गी सिम्बायोसिस। और इनके सिम्बायोसिस के बीच क्या होते हैं, ये रिश्ता जो है टूट जाता है और एक दूसरे को ये छोड़ देते हैं, क्योंकि ये स्टेनोथर्मल होते हैं, इनको कम टेम्परेचर चाहिए। लो और हाई टेम्परेचर शॉक्स रिजल्ट इन ज़ूगजेंथली लो एज ए रिजल्ट ऑफ सेल एडेशन डिसफंक्शन। दिस इन्वॉल्व द डिटैचमेंट ऑफ निडेरियंस एंडोडर्मल देयर ज़ूगजेंथली एंड द इवेंचुअल एक्सपल्सन्स ऑफ बोथ सेल टाइप। तो इनमें टेम्परेचर और जो गंदगियां हैं उसको ये सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, धीरे धीरे डेथ हो जाते हैं। इसमें देखिए दिखाया गया है डायग्राम,
क्या क्या है कोरल जो रीफ है उनके ब्लीचिंग के कारण। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है डिफॉरेस्टेशन है ना, स्टोर वाटर रन ऑफ, ऑयल एंड केमिकल स्पाइल्स, रोड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, कोस्टल डेवलपमेंट, सम केमिकल्स फ्रॉम सन स्क्रीन्स, फेल्ड सेप्टिक सिस्टम्स। तो इस तरह से जब सभी वाहित मल जितने भी गंदगियां हैं, जब फैक्ट्रीज हैं, उनकी सब गंदगियां जब समुद्र में जाते हैं तो ये इनके मुख्य रूप से क्या होते हैं, कोरल ब्लीचिंग के कारण होते हैं। हाउ यू कैन हेल्प, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो इन सब से हमको बचना चाहिए, गंदगी को जो है अलग जगह पे निपटारा करना चाहिए। ये तभी हम जो है समुद्र का जो बायोडाइवर्सिटी है, कोरल रीफ है, उनको हम बचा सकते हैं। टेम्परेचर मेजर कॉज देखते हैं। कोरल स्पीसीज लाइफ इज विद इन द रिलेटिवली नैरो टेम्परेचर मार्जिन एंड एनोनिमसली लो एंड हाई सी टेम्परेचर कैन इंड्यूस कोरल ब्लीचिंग। मतलब जब बार बार इनमें टेम्परेचर का जो कम हो जाना, ज़्यादा या अधिक बढ़ जाना, इनके ब्लीचिंग का कारण होता है। ब्लीचिंग इज मस्ट मोर फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड फ्रॉम द elevated sea water temperature. Bleaching events also occurs during sudden temperature drops accompanying intense upwelling episodes, seasonal cold airs outbreaks। जब धीरे धीरे टेम्परेचर जो अचानक से बढ़ जाए तो सोलर इरेडियंस के कारण होता है ब्लीचिंग। इनमें जो है क्या होता है, पढ़ते हैं इसको। ब्लीचिंग ड्यूरिंग द समर मंथ, समर मंथ में होता है, गर्मी में, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है। इरीडिएट मैक्सिमा ऑफ्टन ऑकर disproportionately in shallow living corals and on the exposed summits of colonies. Solar radiation has been suspected to play a role coral bleaching। तो सोलर रेडिएशन भी इसका कारण होता है। बोथ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जो 400 से 700 nm के बीच होता है, एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन 280 से 400 nm हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन ब्लीचिंग। ये भी इम्प्लीकेटेड में मतलब ब्लीचिंग में अपना रोल निभाते हैं। तो ये था कोरल ब्लीचिंग के कारण कोरल रीफ्स क्या होते हैं, उनके ब्लीचिंग कैसे होता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, और समुद्री बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बचा सकते हैं। धन्यवाद।